हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले काम को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना चालू किया था। डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, वन इज़ डाटाबेस स्कीमा और सेकंड इज़ डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस स्कीमा जो है दैट इज़ द स्केच और स्केलेटन और ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्लान्ड डाटा। आपका कोई भी चीज़ जो आप स्टोर करना चाहते हैं डाटाबेस के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्केलेटन होता है, उसी को डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डाटाबेस स्कीमा होता है दैट इज़ एम्प्टी, जबकि डाटाबेस इंस्टेंस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, डाटाबेस इंस्टेंस इज ए स्नैपशॉट ऑफ ए डाटाबेस दैट एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी वैल्यू उपलब्ध है को डाटाबेस इंस्टेंस कहा जाता है। इसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर नेक्स्ट जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज मेटा डाटा। मेटा डाटा का मीन्स है डाटा अबाउट डाटा। किसी जानकारी, डाटा के बारे में कोई और जानकारी जिससे कि उसकी पहचान की जा सके को मेटा डाटा कहा जाता है। तो मेटा डाटा रेफर्स टू डाटा अबाउट डाटा इन डीबीएमएस कंटेक्स्ट। अगर हम डीबीएस के बारे में बात करें, द डाटा इन टेबल्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। जो भी हम टेबल के अंदर जानकारी स्टोर करते हैं उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप, लेंथ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ द डीबीएमएस टू प्रोसेस द डाटा मीनिंगफुली। तो जो भी आपकी ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी को मेटा डाटा कहा जाता है। मेटा डाटा इज स्टोर्ड इन डाटा डिक्शनरी। ध्यान रखिएगा, मेटा डाटा को डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन डाटा डिक्शनरी। मेटा डाटा को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। थियोरटिकल टर्म्स है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है चैप्टर 9 वो प्रैक्टिकल है, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको कैसे कैसे यूज आ सकती हैं धीरे धीरे पता चलेंगी। अ डाटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डाटा सच एज डेफिनेशन ऑफ ऑल स्कीमा ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस, दैट इज टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस एंड ऑल अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट along with the information like how much space it consumed, allocated कितना है उसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं। इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए डाटा डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है, विच इज़ डाटा अबाउट डाटा, जिसे मेटा डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है डाटा कंस्ट्रेंट। ध्यान रखिएगा, जब हम टेबल्स के अंदर जानकारी को स्टोर करते हैं तो हम उनके ऊपर चेक्स लगा सकते हैं। चेक्स लगाने का मतलब हम ये वैलिडेट कर सकते हैं कि हम कौन सी वैल्यू जो है स्टोर करना चाहते हैं और कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते, ताकि अगर गलती से भी कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए जिसे हम स्टोर नहीं करना चाहते तो कंप्यूटर हमें उसके लिए एरर शो कर दे, हमें बता दे कि उसमें क्या गलती है। तो इसी ही को डाटा कंस्ट्रेंट कहा जाता है। डाटा कंस्ट्रेंट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डाटा। जो आप किसी टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि कौन सी वैल्यू टेबल में स्टोर करनी है और कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं करनी, उन्हीं को डाटा कंस्ट्रेंट कहा जाता है। दीज आर दी सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं। डाटा स्टोर्ड इन ए डाटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशन सो दैट ओनली वैलिडेटेड एंड रिक्वायर्ड डाटा इज स्टोर्ड। द रूल्स एंड कंडीशन ऑफ डाटा आर डिफाइंड वाया डाटा कंस्ट्रेंट। इनको जो रूल्स को है उन्हीं को डाटा कंस्ट्रेंट की सहायता से डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। अ डाटाबेस कंस्ट्रेंट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डाटा। द प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स आर नोटनल, ये हम सीखेंगे आगे। प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, या फिर फॉरेन की।
तो ये कुछ कंस्ट्रेंट है जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं, टेबल के ऊपर लगा सकते हैं। आपको पहले भी कराए गए होंगे, दोबारा भी रिवीजन में हम इसको करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो टेबल के अंदर वैल्यूज़ एंटर करने से पहले उनके ऊपर चेक्स लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हम टेबल में एंटर करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते, कौन सी उनकी रेंज है। इन सब चीज़ों को डाटा कंस्ट्रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेरी। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका डाटाबेस का टॉपिक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जिसके कारण हम DBMS का यूज़ करते हैं, डेट इज़ क्वेरी। क्योंकि हमारे पास डाटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड सेव होते हैं, जो वैल्यू स्टोर होती हैं, उन्हें हम क्वेरीज की सहायता से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कई सौ, कई हजारों, कई लाखों तक रिकॉर्ड होते हैं। उनमें से क्वेरी, जो कि एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है जो हम देते हैं, और इस स्टेटमेंट की सहायता से हमारे पास आसानी से डाटा एक्सट्रैक्ट होकर, मतलब जो हमें चाहिए वही जानकारी उन हजारों लाखों रिकॉर्ड में से निकल कर आ जाती है। सो अ क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड, ये एक प्रकार की कमांड है, दैट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस स्टोर्ड ऑन ए सर्वर। तो डाटाबेस में से, जो कि एक सर्वर पे उपलब्ध होता है, स्टोर होता है, जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो कमांड दी जाती है ताकि कि डाटा रिट्रीव किया जा सके, को ही क्वेरी कहा जाता है। अ डाटाबेस क्वेरी इज यूजली रिटन इन SQL। ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्वेरी है उसे लिखने के लिए SQL लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्वेरी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज क्वेरी लिखने के लिए यूज़ की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो है हम यूज़ करते हैं क्वेरी लिखने के लिए। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्वेरीज, इसका यूज स्पेसिफिकली क्वेरी लिखने के लिए ही किया जाता है। क्वेरी कैन बी आइदर सेलेक्ट क्वेरी, हम पढ़ेंगे आगे, आप पढ़ भी चुके होंगे ऑलरेडी। तो सेलेक्ट एक तरीके की कमांड होती है जिसके द्वारा हम क्वेरी को लिखते हैं, और एन एक्शन क्वेरी या फिर एक्शन क्वेरी भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस फ्रॉम वन और मोर टेबल। सेलेक्ट क्वेरी की सहायता से हम चाहें तो एक समय में एक या एक से अधिक टेबल में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि एक्शन क्वेरी चेंजेस, एक्शन क्वेरी जो होती है वो क्या करती है, टेबल के अंदर बदलाव करती है, जैसे कि अपडेट, ऐड डाटा इन डाटाबेस टेबल एटसेट्रा। तो इस तरीके के काम को क्वेरी की सहायता से किया जा सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी, वन इज सेलेक्ट क्वेरी एंड अनदर वन इज एक्शन क्वेरी। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट इज डाटा मैनिपुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, डाटा के अंदर बदलाव करना, मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना को डाटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेबल बनी हुई है उसमें वैल्यूज़ नहीं डली हुई, तो इंसर्ट कमांड की सहायता से टेबल में रिकॉर्ड्स को डालना। रिकॉर्ड डले हुए हैं उसके अंदर बदलाव करना है तो अपडेट कमांड की सहायता से उसे चेंज करना। ऑलरेडी रिकॉर्ड उपलब्ध है, आपने उसे ख़त्म करना है तो डिलीट जो आपकी कमांड होती है, डिलीट कमांड की सहायता से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ख़त्म करना, डिलीट करना। सो डाटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन क्वेरीज। यूजली एक्शन क्वेरीज का ही यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा हम ये डाटा मैनिपुलेट करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन द डाटा इन टेबल्स इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। तो इन सब कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट की कॉन्सेप्ट इज डाटाबेस इंजन। डाटाबेस इंजन क्या है? इट इज द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है, कंपोनेंट दैट DBMS यूजेस टू क्रिएट, जिसका प्रयोग DBMS या तो नई टेबल या नया डाटाबेस बनाने के लिए, या रीड पढ़ने के लिए उसमें क्या जानकारी उपलब्ध है, या फिर अपडेट एंड डिलीट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। तो सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा, एक पार्ट, जिसकी सहायता से हम ये सब काम करते हैं, जिसके अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट भी किया जा सकता है डाटा को।
डाटाबेस इंजन कहा जाता है। So a database engine is the underlying software component or set of program that DBMS uses to create, read, update and delete data from a database. The database engine has two major components. One, the storage engine and second is the query processor. Storage engine जो है writes data to and retrieves data from stable media, for example disk, and the query processor accept, parses and execute SQL कमांड्स। तो SQL कमांड को जो चलाने के लिए डाटाबेस इंजन का पार्ट है वो है क्वेरी प्रोसेसर, जिसके अंदर सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो आप विभिन्न बदलाव करते हैं, जैसे कि राइट डाटा टू या रिट्रीव डाटा फ्रॉम स्टेबल मीडिया, जिसे कि डिस्क बोला गया यहाँ पर, के लिए क्वेरी प्रोसेसर हिस्से का प्रयोग किया जाता है। नाउ कम्स टू रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। ध्यान दीजिएगा, जो माई एसक्यूएल है, ये सारे आपके की कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर। एक बार मैं इनको आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या मॉडल क्या है। तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये शब्द यूज किया गया है रिलेशनल, इसका मीनिंग क्या है समझेंगे जरा। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। जब आप टेबुलर वे में जानकारी को स्टोर करते हैं, टेबल के अंदर जानकारी को स्टोर करते हैं, तो उसी को रिलेशन कहा जाता है। इन ए रिलेशनल डाटा मॉडल द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। ध्यान दीजिएगा, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, RDBMS के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्मेट में, जैसे कि एक्सेल के अंदर अगर आपने काम किया हो तो वहाँ देखा होगा, हम टेबल्स बना सकते हैं, या वर्ड में भी अगर चाहें तो इंसर्ट टेबल करके टेबल के रूप में जानकारी को स्टोर किया जा सकता है, जिसके अंदर जानकारी रोज़ और कॉलम में स्टोर होती है, जो इसके द्वारा टेबल बनती है। को ही इसी तरीके से हम यहाँ पर SQL के अंदर भी अपनी जानकारी टेबुलर वे में स्टोर करते हैं, जिसको कि रिलेशन कहा जाता है। तो दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन, इन टेबल्स को ही रिलेशन कहा जाता है। अ रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। जो एक सिंगल रो होती है आपकी किसी टेबल के अंदर, जिसके अंदर विभिन्न वैल्यू स्टोर की है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि। अगर मान लो एक लाइन के अंदर आपने सभी जानकारी लिखी हुई है तो उसी को रो कहेंगे, और उनके अंदर आपस में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप है, कनेक्टिविटी है, जिसके द्वारा उन सभी को टुगेदर इकट्ठा एक जगह पर रखा जाता है। अब जरा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली है, ध्यान से समझेंगे। सिंस ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप इट इज़ जनरली रेफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन। क्योंकि जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं एक तरीके से, यहाँ पर भी हमारी जो जानकारी है वो टेबल के रूप में स्टोर होती है और उनके अंदर कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप होती है। तो उसी आधार पर यहाँ पर टेबल को रिलेशन कहा जाता है। फ्रॉम विच द रिलेशनल डाटा मॉडल डिराइव्स इट्स नेम, जिसके द्वारा ही RDBMS नाम पड़ा है, रिलेशनल डाटा बेस मॉडल नाम पड़ा है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर जैसे कि 3 टेबल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वन इज सप्लायर्स टेबल। सप्लायर्स टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं डेट इज सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस एंड सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ बनी भी हुई है और उसके नाम भी लिखे हुए हैं फील्ड्स के। अदर देन दिस आइटम्स, दूसरी टेबल है जिसके अंदर जो हमारी फील्ड है वो है आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस। एंड तीसरी जो हमारी टेबल है उसका नाम है शिपमेंट्स, जिसके अंदर फील्ड्स हैं सप्लायर नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी सप्लाइड। अगर आप नोटिस करें तो जो थर्ड टेबल है जिसका नाम शिपमेंट है, उसके अंदर 2 फील्ड जो है वो डिराइव्ड है, आई हुई है सप्लायर। एक तो जो हमारी टेबल है, एक फील्ड तो सप्लायर नंबर वहाँ से, और दूसरी जो है वो है आइटम नंबर, वो फील्ड आई हुई है आइटम्स नाम की जो हमारी टेबल है वहाँ से। तो इस तरीके से इनको बीच में रिलेशनशिप सेट करने के लिए, इनको लिंक करने के लिए दोनों में से एक एक फील्ड जो है शिपमेंट नाम की टेबल के अंदर लाए हैं ताकि इनको लिंक किया जा सके। अब जो ये देख पा रहे होंगे आप, इनको कलरफुल भी दिखाया गया आपकी बुक में पेज नंबर 262 के ऊपर। जो प्राइमरी की बनाई हुई है, सप्लायर नंबर जो है वो प्राइमरी की है सप्लायर्स टेबल के अंदर, आइटम्स नंबर जो है वो प्राइमरी की है आइटम्स टेबल के अंदर, एंड शिपमेंट के अंदर सप्लायर नंबर
जो है वो रिपीटेड है, लेकिन ये यहाँ पर एक एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर इसे रिपीट किया गया है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं ये स्टोर्ड है। रोज ऑफ ए रिलेशन आर जनरली रेफर्ड एज टप्पल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट भी कर लें इसको। जो टेबल्स के अंदर हम रोज स्टोर करते हैं उन्हीं को अनदर फॉर्म में टप्पल भी कहा जाता है। एंड सिमिलरली जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर पढ़ लें, याद कर लें। रोज को टपल और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। कहता है जो ये टेबल्स दी गई है, हेयर ईच सप्लायर हैज़ ए यूनिक सप्लायर नंबर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी की है तो हर एक का एक यूनिक वैल्यू होगी। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, सप्लायर नंबर में S1 S2 S3 वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि यूनिक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है। एग्जैक्टली वन नेम, स्टेटस वैल्यू एंड लोकेशन, इसके द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। लाइकवाइज वी एज्यूम दैट ईच आइटम हैज़ ए यूनिक आइटम नंबर। ऐसे ही आइटम टेबल के अंदर जो आइटम नंबर हमारी फील्ड है, अगर आप देखें तो I1 I2 I3 I4 I5 और यूनिक वैल्यूज है सभी के अंदर। एंड ऑल्सो दैट एनी गिवन टाइम नो मोर देन वन शिपमेंट एग्जिस्ट फॉर गिवन सप्लायर एंड आइटम कॉम्बिनेशन। अगर आप नोटिस करें तो जो थर्ड टेबल शिपमेंट है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो सप्लायर नंबर बेशक रिपीट हो रहा है, आइटम नंबर बेशक रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो कोई भी ऐसी वैल्यू दोनों के कॉम्बिनेशन से, कंपोजिट से नहीं बन रही है जो कि दोनों के अंदर रिपीट हो। S1 के साथ I2 एक ही बार है, S1 के साथ I3, फिर S2 के साथ I4, S2 के साथ I5, S3 के साथ I1, लेकिन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये सभी यूनिक वैल्यूज़ है। तो इस तरीके से इनके बीच में कनेक्टिविटी करके रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की सहायता से अगर हम चाहें तो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मोर देन वन टेबल से भी डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, इसको जरा ध्यान से समझना है हमें। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे को डेफिनेशन दी गई है वो बाइट दी गई है। अगर आप जानते हो तो बाइट जो होता है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं और किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, आइदर वो A है, B है, C है, D है, कुछ भी है, तो उसे स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट या 8 बिट्स की आवश्यकता होती है। सो अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड इज यूज्ड टू स्टोर ए कैरेक्टर। तो बाइट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी टेबल का, जिसके द्वारा हम किसी भी एक लेटर को, एक अक्षर को या कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है डाटा आइटम, जिसको कि फील्ड भी लिखा गया यहाँ पर है। डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डाटा। आप अगर नीचे जो फिगर बनी है, फिगर 8.6, उसके अंदर देखें तो इस टेबल के अंदर सेल्समैन नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्समेट, टारगेट, इस तरीके की फील्ड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हेडिंग्स होते हैं इनको तो हम कहते हैं फील्ड्स। इन हेडिंग्स के अंदर भी एक जो होता है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की जो यूनिक होती है उसे कहते हैं हम प्राइमरी की। उसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं यूनिक होती हैं। बाकी जो हमारी फील्ड्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के नीचे संदीप, सुभाष, आनंद लिखा हुआ है। तो ये जो विभिन्न वैल्यूज दी गई है, डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, संदीप, सुभाष, आनंद, अनुज, विजय, इन्हीं को डाटा आइटम कहा जाता है। तो ये डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डाटा। जो भी आपने एक हेडिंग बनाया उसके अंदर जो वैल्यू दी जा रही है उसी को डाटा आइटम कहा जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स। इसके अंदर कितने भी बिट या बाइट्स हो सकते हैं आपके, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, जितने आप चाहें लिख सकते हैं। ए डाटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक डाटा आइटम होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम है, अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर सभी नाम लिखे हुए हैं। सरनेम है, सरनेम के अंदर सभी सरनेम्स लिखे हुए हैं, सेठी, कुमार, स्वामी, एटसेट्रा। ऐसे ही सेल्समेट में अगर आप देखें तो सेल्समेट के अंदर सभी फिगर्स लिखी हुई हैं कि कितने जो सेल की गई है, 51,000, 22,000, 20,000 एटसेट्रा। और टारगेट जो है उसके अंदर भी फिगर्स लिखी गई है। तो ये चाहे कोई हमारे टेक्स्ट वैल्यूज़ है, चाहे कोई नंबर वैल्यूज़ हैं, इन सभी को डाटा आइटम कहा
जाता है। और क्योंकि इन सभी में एक ही प्रकार की वैल्यू स्टोर की गई है, जैसे सेल्स मेड में सभी फिगर सेल्स जो बनाई हुई है उसकी फिगर है, टारगेट जो हमने माना है वो फिगर्स हैं, सरनेम में सब सरनेम है, तो इन्हें फील्ड कहा जाता है। डाटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज ऑफन रेफर टू एज फील्ड और डाटा एलिमेंट। तो इसको डाटा एलिमेंट या फील्ड कहा जाता है। जो हेडिंग्स हैं एक्चुअली में, फर्स्ट नेम के नीचे सभी फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम फील्ड हो गई, सरनेम के नीचे सभी सरनेम, तो सरनेम हमारी फील्ड हो गई। नेक्स्ट जो है, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अंदाजा रहे। ये दो अलग अलग एक तरीके से हमारी टर्म है, एक डाटा आइटम जो कि एक्चुअल वैल्यू है, फील्ड जो कि हेडिंग का नाम है। तीसरा जो है वो है रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, अ रिकॉर्ड इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। जो डाटा आइटम्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन से हमारी पूरी की पूरी वैल्यू बनती है, उसे ही हम रिकॉर्ड कहते हैं। अ रिकॉर्ड इज द नेम कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम विच रिप्रेजेंट ए कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ नेम्ड डाटा आइटम्स है जिससे कि पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ एक ग्रे कलर की लाइन दिखा रखी है SO09 सुभाष कुमार 22,000 20,000, तो ये पूरा का पूरी जो लाइन है जिसके अंदर सभी डाटा आइटम्स आ गई हैं, हर एक फील्ड की एक एक वैल्यू ली गई है, इसी को रिकॉर्ड कहा जाता है। एंड लास्ट इज टेबल। इन सब से मिलके जो बना हुआ होता है उसे टेबल कहा जाता है। टेबल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल अकरेंसेस ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड। टेबल जो होती है वो सभी का मिला जुला एक जो कलेक्शन ऑफ अकरेंसेस है, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, लॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, उन सब की कलेक्शन को टेबल कहा जाता है। तो फील्ड जो है आर कॉलम्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। रिकॉर्ड्स आर द रोज रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ए लॉजिकल रिकॉर्ड कंटेन्स कंटेंट ऑफ ऑल फील्ड, सभी जो हमारी फील्ड है उनमें से जो वैल्यूज है। एंड टेबल इज ए ग्रुप ऑफ ऑल लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबके कॉम्बिनेशन को टेबल कहा जाता है। आप इस टेबल में से देख के आसानी से समझ सकते हैं सभी चीज़ें जो डिफाइन की गई हैं वो अलग अलग यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दी गई हैं, किसे फील्ड, किसे रिकॉर्ड, किसे बाइट कहा जाता है, क्या डाटा आइटम है, प्राइमरी की क्या है। इन अ टेबल ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक वैल्यू विच इज नोन एज प्राइमरी की, जैसा मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, और प्राइमरी की का होना आवश्यक है। इन ए टेबल देयर में भी मोर देन वन फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यूज, कई बार एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड ऐसी होती है जिनकी वैल्यूज यूनिक होती है। इन सच ए केस ओनली वन ऑफ देम इज डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की, अधिकतर हम उनमें से एक ही को प्राइमरी की बनाते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से अपनी वैल्यूज को भविष्य में एक्सेस कर सकें। अ रिलेशनल डाटा मॉडल इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ टेबल्स और रिलेशंस। इन सब से टेबलों से मिलकर जो हमारा डाटाबेस बनता है उसी को रिलेशनल डाटा मॉडल कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। जो आपके सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ ओरेकल डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये फेमस है, माई एसक्यूएल जो हम यूज़ ही कर रहे हैं, IBM DB2, IBM इन्फॉर्मिक्स, सैप, साइबेस वगैरह कई और भी नाम दिए गए हैं। ये सभी के सभी जो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, डैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर हैं जो कि रिलेशनल DBMS कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिफरेंट आपके ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझे चीज़ों को। थैंक यू।